नमस्कार। 10 मार्च 2024 को होने वाली RSAT परीक्षा की तैयारी के लिए पार्ट 14 के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। RSAT परीक्षा की तैयारी के लिए हमने और भी बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं जो हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, किसी मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में क्या शामिल होता है? स्कैनर, प्रिंटर, कॉपियर या ऑल ऑफ द अबव? तो आपको एक बार प्रश्न को अच्छे से समझ लेना है। प्रिंटर तो आपको पता होगा क्या होता है, जिसके द्वारा हम पेज पे कुछ इमेजेस, टेक्स्ट आदि प्रिंट कर सकते हैं, कागज़ पे छाप सकते हैं। तो प्रिंटर का मुख्यतः काम यही होता है। स्कैनर का काम क्या होता है? स्कैन करना। स्कैनर इनपुट होता है, प्रिंटर आउटपुट होता है। लेकिन जो मल्टी फंक्शनल प्रिंटर होता है, मल्टी फंक्शन का मतलब क्या है? ऐसा प्रिंटर जिसमें मल्टी फंक्शन हो, एक से ज़्यादा फंक्शन दिए गए हो, उसी को हम बोलेंगे मल्टी फंक्शनल। तो मल्टी फंक्शनल प्रिंटर जो होता है उसके अंदर स्कैनर भी दे रखा होता है, प्रिंटर भी दे रखा होता है, कॉपियर यानी कि फोटो कॉपी करने वाली मशीन भी दे रखी है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र के अंदर, ये जो चित्र है ये है प्रिंटर का। अब इस प्रिंटर में अपन केवल प्रिंट कर सकते हैं, इसमें स्कैन करने वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है। ठीक है, फोटोकॉपी भी इससे नहीं की जा सकती है। तो ये होता है प्रिंटर। और ये जो मशीन है ये है मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। इसमें देख सकते हैं कि प्रिंटर भी दे रखा है, स्कैनर भी दे रखा है। तो स्कैन भी किया जा सकता है, प्रिंट भी निकाला जा सकता है और फोटोकॉपी भी की जा सकती है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा प्रिंटर और मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में अंतर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, राजस्थान संपर्क पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आधार सेवाएं प्रदान करना, ऑनलाइन सामान बेचना, नागरिक पंजीकरण सेवाएं प्रदान करना, शिकायत सुलझाने की सेवाएं प्रदान करना। तो इसमें सही उत्तर है डी, शिकायत सुलझाने की सेवाएं प्रदान करना। ये राजस्थान संपर्क पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान का कोई भी नागरिक को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो संपर्क पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। अगर उसके द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत बिल्कुल सही पाई जाती है तो उस पर जो भी उचित कार्रवाई होनी होती है वो होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी योजना चलाई हुई है हमारी राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि कोई भी आम व्यक्ति जो है वो प्रशासन तक अपनी जो शिकायत है वो पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न नंबर 3, MS वर्ड 2010 में किसी विशिष्ट शब्दों या वाक्यों को खोजने और उनकी जगह पर दूसरे शब्दों को रखने के लिए कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है? ड्रॉप कैप, वाटरमार्क, सॉर्ट या फिर रिप्लेस? तो वाक्यों को खोजना है, ढूंढना है और ढूंढ कर जो शब्द होते हैं उनकी जगह पे कोई दूसरे शब्द, कोई दूसरे अक्षर रखना है। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं रिप्लेस टूल का। कौन सा टूल? रिप्लेस। ठीक है, अगर हमको केवल अक्षरों को खोजना ही होता है तो खोजने के लिए हम फाइंड का प्रयोग करते हैं, और हमको ढूंढना भी है और उनकी जगह परिवर्तन भी करना है तो रिप्लेस का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा दोनों कार्य किए जा सकते हैं। फाइंड भी किया जा सकता है और रिप्लेस भी किया जा सकता है। ठीक है, ड्रॉप कैप क्या होता है? आपने अखबारों में या किताबों में कहीं देखा होगा। जैसे ये डी जो है, जो पैराग्राफ का पहला अक्षर होता है वो 2-3 लाइनों जितना बड़ा होता है ना, उसकी साइज बड़ी होती है। तो वो जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को ड्रॉप कैप कहा जाता है। और वाटर मार्क, जिसके द्वारा हम पेज में कुछ वाटर मार्क की तरह, वाटर की तरह यानी कि कुछ हल्के कलर में शब्दों को लिख सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी ये जो RSAT गुरुजी लिखा हुआ है यहाँ पे डायगोनल के अंदर, ये वाटर मार्क के द्वारा लिखा हुआ है। वाटर मार्क के अंदर हम इस प्रकार के कुछ शब्द भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ हम कोई फोटो भी रख सकते हैं। ठीक है, तो वाटर मार्क 2 प्रकार के लगाए जा सकते हैं, फोटो या फिर टेक्स्ट। हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है? टेक्स्ट लगा रखा, अक्षर लगा रखे हैं। इसके अलावा सॉर्ट, सॉर्ट का मतलब होता है अगर हमारे पास में कोई डेटा हो जिसको हम क्रम से रखना चाहते हैं,
जैसे मान लो हमने कोई गिनती लिख रखी है, हमने पहले 5 लिख रखा है, फिर 10 लिख रखा है, उसके बाद में हमने 2 लिख रखा है, और इसी तरीके से हमने कोई संख्या लिख रखी है जिसको हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं, यानी कि सबसे छोटी जो संख्या है वो पहले आनी चाहिए, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, या सबसे बड़ी संख्या पहले आनी चाहिए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से। तो ये सॉर्टिंग के द्वारा संभव होता है। सॉर्ट वाला टूल जब हम काम में लेते हैं तो ये अपना आप ही सॉर्टिंग करके दे देगा, सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या, असेंडिंग डिसेंडिंग क्या करना चाहते हैं उसका ऑप्शन हमको वहाँ पे मिल जाता है जब अपन सॉर्टिंग करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग का एक प्रकार है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो विंडोज़ 10, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, प्रोजेक्टर या फिर एंड्रॉयड। तो यहाँ पे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है, इसलिए सही आंसर क्या होगा इसमें? डी होगा। आपने नाम सुना होगा, एंड्रॉयड चलाते भी हैं लगभग आपको सभी लोग। तो ये जो एंड्रॉयड होता है ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। अच्छा, विंडोज़ 10 जो है ये जो है वो कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर जो इस्तेमाल करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़ 10। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हम यूज करते हैं तो विंडोज़ 10 इसमें काम में ली जा सकती है। अगला प्रश्न नंबर 5, तो इसमें पूछा गया है यूट्यूब क्या है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें, यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देती है। दूसरा ऑप्शन है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता एक या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को एक साथ किसी फाइल या संदेश को मेल कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है इसमें, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे वीडियो कॉल या चैटिंग की जा सकती है। और लास्ट है, यह एक मोबाइल वॉलेट है जिससे पैसों को भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। तो YouTube क्या है इसमें? YouTube से क्या कर सकते हैं अपन? वीडियो को देख सकते हैं, किसी को शेयर भी कर सकते हैं, और अपना खुद का चैनल बनाकर अगर हम वीडियो अपलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो सही आंसर इसमें क्या होगा? ए होगा। ठीक है, यह एक वीडियो साझाकरण यानी कि वीडियो शेयर कर सकते हैं, वीडियो को खोज सकते हैं, खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने, यानी कि हम वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, शेयर करने की अनुमति देती है। अगला प्रश्न नंबर 6, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पेज ओरिएंटेशन का प्रकार कौन सा है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पेज ब्रेक या फिर ऑप्शन ए एंड बी। तो क्या होगा इसमें सही आंसर? डी। पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान में रखना, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से हमको याद होना चाहिए। और ये कौन से टेब के अंदर होते हैं? पेज लेआउट टेब के अंदर। अगला प्रश्न नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में इक्वल मैक्स कोष्टक A1:A5 क्या है? फॉर्मूला, मैक्रो, सेल एड्रेस या फिर फंक्शन। तो सही उत्तर है इसमें डी, फंक्शन। अब देखो, फॉर्मूला और फंक्शन इसमें कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो गणित में कोई मान ज्ञात करने के लिए हम बहुत सारे फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं जो हमको सेम जो परिणाम है वो देगा। ठीक है, तो ये कार्य होता है फॉर्मूला हम अलग अलग यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फंक्शन होता है वो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से सेव किया हुआ होता है। जैसे अगर हम बराबर मैक्स का प्रयोग करेंगे तो A1 से लेकर A5 तक जो सेल है इसके अंदर जो बड़ी संख्या होगी वो हमको यहाँ पे सर्च होके मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कार्य करता है फंक्शन। अब इसमें हमको फंक्शन में मैक्स ही लगाना पड़ेगा। मैक्स की जगह पे अगर हम कोई दूसरे अक्षर टाइप करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, वो जो फंक्शन है वो सही से काम नहीं करेगा। तो फंक्शन इसमें पहले से सेव किए हुए होते हैं, और जो फॉर्मूला जो होते हैं वो अपने हिसाब से हम अलग अलग बना के कार्य कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? PDF, BMP, TXT या फिर DOC।
तो जो फाइल नोटपैड में बनती है इस फाइल को हम बोलते हैं टेक्स्ट फाइल। क्या बोलेंगे? टेक्स्ट फाइल। और टेक्स्ट फाइल का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .txt। तो ध्यान में रखना है, बिल्कुल ही बेसिक टेक्स्ट फाइल अगर हमको बनानी है तो हम नोटपैड का प्रयोग करते हैं, जिसमें टेक्स्ट की कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती है, सिंपल टेक्स्ट फाइल बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, टाइम्स न्यू रोमन क्या है? फॉन्ट, प्रिंट स्टाइल, अलाइनमेंट्स या फिर वर्ड आर्ट? तो टाइम्स न्यू रोमन क्या होती है? एक फॉन्ट होती है। टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, एरियल, ये कुछ प्रचलित फॉन्ट के नाम हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी और एरियल। इसके अलावा और भी बहुत सारी फॉन्ट्स होती है, लेकिन इनको 2-3 फॉन्ट को हमको अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, एक वेबसाइट किसका समूह है? इमेजेज, चार्ट्स, प्रोग्राम्स या फिर वेब पेजेज? तो एक वेबसाइट वेब पेजेज का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वेब पेजेज का। अब वेब पेजेज किसे बोलेंगे? इंटरनेट का जो पेज हम देखते हैं, जैसे हम कोई ब्राउज़र के अंदर किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो वो जो वेबसाइट ओपन हो रखी है वो वेब पेज कहलाएगी। कोई भी पेज ओपन हो रखा हो वेबसाइट का, कोई भी वेबसाइट ओपन हो रखी हो, तो वो जो पेज है जो हमारे सामने ओपन हो रखा है वो क्या कहलाएगा? वेब पेज कहलाएगा। तो वेबसाइट क्या होती है? ऐसे बहुत सारे वेब पेजों का एक समूह होती है, बहुत सारे पेजेज मिलकर एक वेबसाइट बनती है, वेब पेजेज मिलकर। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम पेजों का प्रिंट निकाल के या हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्टवेयर है उसका प्रयोग करके जिसमें पेज हम काम में लेते हैं, तो बहुत सारे पेजों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से वेब पेजेज को मिलाकर क्या बनाते हैं? वेबसाइट बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, निम्न में से हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है? नोटपैड, स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार या फिर मॉनिटर? तो हार्डवेयर उपकरण कौन सा है? मॉनिटर है। मॉनिटर हार्डवेयर उपकरण है। और इनपुट है या आउटपुट है? मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट उपकरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, निम्न में से ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इनमें ये जो तीनों उदाहरण हैं, ये तीनों ही किसके उदाहरण हैं? ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क होती है, इसीलिए इसमें सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में टेबल बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? Ctrl+T, Ctrl+F, Ctrl+S या फिर Ctrl+H? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितने भाग को हमने सेलेक्ट कर रखा है उतने भाग को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए Ctrl+T बटन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, MS एक्सेल में बनने वाली फाइल क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, वर्कबुक या फिर डेटाबेस? तो जो फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनती है इस फाइल को हम बोलते हैं वर्कबुक। और वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट होती है। वर्कशीट बोल सकते हैं, स्प्रेडशीट बोल सकते हैं या फिर सीट बोल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 15, निम्न में से इनपुट उपकरण कौन सा है? प्लॉटर, प्रिंटर, माउस या फिर हेडफोन? तो सही उत्तर है इसमें माउस, सी। माउस क्या होता है? इनपुट उपकरण होता है। प्लॉटर आउटपुट होता है। प्लॉटर किसे बोलते हैं? प्रिंटर का एक बड़ा रूप प्लॉटर होता है। प्रिंटर क्या होता है ये तो जानते हैं, जिसके द्वारा कागज़ पर पेज प्रिंट किए जा सकते हैं, अभी पहले ही प्रश्न में हमने समझा था। तो प्रिंटर का ही एक बड़ा रूप, क्योंकि प्रिंटर में तो हम छोटे साइज के पेजों को प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमको बड़ा नक्शा, बड़ा बैनर प्रिंट करना तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्लॉटर का प्रयोग करते हैं।
हेडफोन का भी आपने प्रयोग किया होगा, जो हम यहाँ कानों पे लगा के गाने वगैरह सुनने के लिए काम में लेते हैं, हेडफोन कहलाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में न्यू फाइल को ओपन करने पर उसका शीर्षक यानी कि टाइटल क्या होता है? डॉक्यूमेंट फर्स्ट, अनटाइटल्ड, पावर फर्स्ट या फिर प्रेजेंटेशन फर्स्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो नई फाइल ओपन होती है उसका जो शीर्षक होता है वो होता है प्रेजेंटेशन फर्स्ट। ठीक है। अब जैसे मान लो कोई फाइल हमने ओपन कर रखी है जिसका टाइटल है प्रेजेंटेशन फर्स्ट, हमने एक और न्यू फाइल ओपन कर ली तो उसका टाइटल क्या होगा? प्रेजेंटेशन टू। और फाइल ओपन होगी तो प्रेजेंटेशन 3। आ गया समझ में? और डॉक्यूमेंट फर्स्ट जो फाइल है वो किस में बनती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई फाइल ओपन करते हैं तो उसका जो टाइटल होता है वो डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। तो ये डिफ़ॉल्ट टाइटल होता है, लेकिन जब हम सेव करते हैं तो उसको किसी दूसरे टाइटल से, किसी दूसरे नाम से सेव किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है? 100%, 400%, 500% या फिर 800%? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को अधिकतम 500% जूम कर सकते हैं, मैक्सिमम 500%। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 18, MS वर्ड 2010 में हाइपरलिंक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+H, Ctrl+L, कंट्रोल स्पेस या फिर Ctrl+K? तो हाइपरलिंक करने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+K। क्या होगी? Ctrl+K। हम कुछ अक्षरों को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+K बटन दबाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा हम किस फाइल से इसको हाइपरलिंक करना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, एक्सेल में रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन से जो चौकोर आकृति बनती है उसे क्या कहा जाता है? सीट, टेबल, सेल या फिर वर्कबुक? तो रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन से जो चौकोर बॉक्स बनता है उस बॉक्स को सेल कहा जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे सेल मिलकर क्या बनते हैं? टेबल बनाते हैं। और टेबल का एक विशाल रूप क्या होता है? सीट होती है, जिसे सीट बोलते हैं या फिर वर्कशीट, स्प्रेडशीट बोलते हैं। बहुत सारी स्प्रेडशीट मिलकर क्या बनती हैं? वर्कबुक बनती है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कंप्यूटर में म्यूजिक सुनने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा सकता है? फोटोशॉप, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, वर्डपैड या फिर अडोब रीडर? तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? बी, विंडोज़ मीडिया प्लेयर। फोटोशॉप में फ़ोटो एडिटिंग होती है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर में कोई ऑडियो वीडियो चलाना चाहें तो चला सकते हैं, वर्ड पेज में बेसिक डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है, एडोब रीडर में PDF फाइलों को देखा जाता है। तो ठीक है, ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।